गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज आज हम आपके लिए कक्षा 10 की जो हिंदी पाठ्य पुस्तक है उसके अंतर्गत जो आपके गद्य के अंतर्गत अध्याय 3 आता है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का, उस पाठ पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। यह पाठ अत्यंत महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षाओं में यहाँ पर कहीं ना कहीं से व्याख्या अवश्य पूछी जाती है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आज हम उसी पाठ पर बृहद चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, तो यहाँ पर इनका एक छोटा सा परिचय दिया हुआ है और ये पाठ का जो हम पढ़ने वाले हैं उस पाठ का नाम है क्या लिखूं, और उनका संक्षिप्त परिचय है। 27 मई 1894 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। स्थान है खैरागढ़, जबलपुर यानी मध्य प्रदेश में। इनके पिता का नाम पुन्नालाल था और इनकी मृत्यु 27 दिसंबर 1971 ईस्वी को हुई थी। और इन भाषा इन्होंने चूंकि गद्य की रचनाएं की हैं, इसलिए इनकी भाषा में खड़ी बोली आएगा। तो खड़ी बोली इनकी भाषा है। संपादन इन्होंने सरस्वती और छाया पत्रिका का किया है। जैसा कि आप जानते हैं, सरस्वती द्विवेदी युग की एक मशहूर पत्रिका है और उसके कई ऐसे संपादक हैं जिन्होंने उनका संपादन किया और वो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो उसी कड़ी में आज हम चलते हैं क्या लिखूं पाठ पर। तो यहाँ पे पहला देखिए, एक सुंदर अंग्रेज निबंधकार एजी गार्डनर जी का चित्र दिया हुआ है और ऊपर हमारे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। पाठ अब यहां से आपका शुरू होता है। मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। जैसे हम आपको रोज पढ़ाने के लिए ही आते हैं, उसी तरह ये कहते हैं कि मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक एजी गार्डनर का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। पुन्नालाल जी कहते हैं कि आज मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि आज मेरी मन स्थिति लिखने की स्थिति में आ चुकी है। जैसा कि अंग्रेजी निबंधकार एजी गार्डनर का कथन है कि लिखने के लिए एक विशेष प्रकार की मानसिक स्थिति जब हमारे अंदर उत्पन्न होती है तब हम लिखना शुरू करते हैं। ऐसे ही हम लिखना शुरू नहीं कर देते। जब हमारे दिमाग में कुछ विचार, कुछ भाव आते हैं और फिर हमें लगता है कि हमें इन्हें लिपिबद्ध करना होगा, तो उस विशेष मानसिक स्थिति में हम लिखना शुरू करते हैं। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। यानी जब लिखने की स्थिति आती है तो उस समय हमारे अंदर बहुत सारे विचार, भाव, तमाम तरह की बातें और एक स्फूर्ति, एक आवेग, एक तीव्र प्रवाह भावों का हमारे अंदर उमड़ पड़ता है, जिसको हम चाहते हैं कि इतने अच्छे अच्छे विचार हमारे मन में उठ रहे हैं तो क्यों ना हम इनको लिखना शुरू कर दें। उसी समय वह स्थिति बनती है और फिर व्यक्ति लिखना शुरू कर देता है। जब लिखना शुरू कर देता है तो अब वो क्या करता है, उस समय विषय की चिंता नहीं रहती। यानी किस चीज पर लिखना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये मैटर नहीं करता, ये मुख्य नहीं होता। बल्कि आदमी जब लिखना शुरू करता है तो वो लिखता है जो उसके मन में भाव आते रहते हैं। कोई भी विषय हो उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। यानी आपके दिमाग में कोई भी टॉपिक आया, आपके दिमाग में कोई भी विषय आया, आप अपने अनुसार उसमें अच्छी अच्छी या चाहे जैसी बातें भर के सोच के लिखना शुरू कर देते हैं। उसके लिए आपको दूसरे से पूछना नहीं पड़ता कि ये विषय हमारे मन में आ रहा है तो इसके लिए क्या क्या बातें होनी चाहिए। वो स्वतः ही आपके मन में उत्पन्न होता है और आप लिखना शुरू कर देते हैं। हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। हैट यानी टोपी, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो, तो कहीं भी हम उस टोपी को टांग सकते हैं। उसके लिए कोई एक विशेष खूंटी का आयोजन नहीं किया जाता कि यहाँ पे खूंटी लगा दी गई और यहीं पे टोपी टंगेगी, बाकी जगहों पे नहीं टंगेगी, तो वो कहीं भी टंग सकती है। उसी तरह हमारे मन में जो विचार है, वो विषय कोई भी हो, उसी के अनुसार हमारे मन में आ जाते हैं। उसी तरह अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। यानी अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, जब हम व्यक्त करते हैं तो उसके लिए कोई विशेष नाम नहीं होता।
केवल हम अपनी भावनाएं व्यक्त कर देते हैं और धीरे धीरे एक विषय तैयार हो जाता है। जब आप पूरी तरह से लिख लेते हैं तब आपको पता चलता है कि इसका विषय क्या हो सकता है। असली वस्तु है हैट, यानी टोपी, खूटी नहीं। वो गौण है, हैट मुख्य है। इसी तरह मन के भाव ही है, मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु है, विषय नहीं। यानी यह जरूरी नहीं कि आप किस विषय में सोच रहे हैं, आपका यह जरूरी है कि आपके मन में कैसे विचार उठ रहे हैं। आप उन भावनाओं को कलमबद्ध कर दीजिए, लिपिबद्ध कर दीजिए, लिख दीजिए, आपका विषय तैयार हो जाएगा। लिखने के बाद आपका विषय तैयार होगा, पहले नहीं। तो इसलिए हमारी भावनाएं मुख्य है, विषय अनिवार्य नहीं है। आगे, गार्डिनर साहब के इस कथन की यथार्थता में मुझे संदेह नहीं, यानी कोई शंका नहीं है कि जो भी उन्होंने बातें कही हैं कि लिखने की एक विशेष स्थिति होती है, तो उसमें मुझे जरा भी संदेह नहीं है, शंका नहीं है। पर मेरे लिए कठिनता यह है कि मैंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया है। अब उन्होंने तो कह दिया, लेकिन अब लेखक कहता है कि ऐसी मानसिक स्थिति जो कि लिखने के लिए उपयोगी होती है, उस चीज का अभी तक मैंने कोई भी अनुभव, कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, मेरे अंदर वैसा कोई अनुभव आया नहीं, इसलिए मैं उस मन स्थिति तक नहीं पहुंच पाया हूं जिसमें भाव अपने आप उद्धृत हो जाते हैं, यानी अपने आप भाव निकलने लगते हैं। मैं उस स्थिति तक अब तक नहीं पहुंचा हूं। मुझे तो सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं मैं एक निबंध लिख सकता हूं। यानी एक समय मैं ये सोचता हूं कि मेरे अंदर ऐसे भाव आए, मेरे अंदर ये सारी चीजें आए, तो मैं कुछ लिखूं, कोई निबंध लिखूं। तो इसको लाने के लिए मेरे पास कोई विशेष अनुभव नहीं है, मुझे सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है, परिश्रम भी करना पड़ता है कि मेरे अंदर भाव आए, तो उसके लिए मैं तैयार रहता हूं। आज तो मुझे विशेष परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आज निबंध लिखने के एकदम पूरे फुल मूड में हूं। तो आज मुझे लिखना ही पड़ेगा, और जब लिखना ही पड़ेगा तो परिश्रम भी करना पड़ेगा, चिंता भी करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे कोई साधारण निबंध नहीं लिखना, मुझे अरे वरे वगैरह वाले निबंध नहीं लिखने पड़े, ही सरल और साधारण निबंध लिखने हैं, तो परिश्रम तो करना पड़ेगा। आज मुझे नमिता और अमिता के लिए आदर्श निबंध लिखना होगा। यानी यहां पर इन्होंने दो युवतियों का नाम दिया हुआ है, नमिता और अमिता, और बताया है कि मुझे उनके लिए निबंध लिखना है, अपने लिए नहीं, उनके लिए निबंध लिखना है। तो अब उनके लिए जब निबंध लिखना है तो पहले मैं उस स्थिति तक पहुंचू, तो निबंध लिखने की स्थिति, मानसिक स्थिति मेरे अंदर बने, तब ना मैं लिखना शुरू करूंगा। तो लिखूंगा तो मैं जरूर, लेकिन पहले पहुंचू। नमिता का आदेश है कि मैं दूर के ढोल सुहावन होते हैं इस विषय पर लिखूं। अब एक युवती है नमिता, अब वो कहती है कि मेरे लिए जो विषय होगा, दूर के ढोल सुहावन होते हैं, ऐसा विषय बनाकर आप लिखिए। अमिता का आग्रह है कि मैं समाज सुधार पर लिखूं, और अमिता क्या कहती है? अमिता ये कहती है कि समाज सुधार पर मैं कुछ बताऊं, मैं कुछ लिखूं। तो दोनों के विषय अलग होते हैं। नमिता कह रही है कि दूर के ढोल सुहावन होते हैं, इस विषय पर लिखिए। अमिता कहती है कि समाज सुधार है, इस विषय पर लिखिए। तो दोनों विषयों पर मुझे लिखना है, लेकिन जरूर लिखना है। ये दोनों ही विषय परीक्षा में आ चुके हैं, यानी इनकी परीक्षाओं में ये दोनों विषय अलग अलग समयों में आ चुके हैं। तो इन्हीं दो विषयों को लेकर वो परेशान, इसलिए वो लिखवाना चाहती है। मैं उन दोनों पर आदर्श निबंध लिखकर, मुझे उन दोनों को निबंध रचना का रहस्य समझाना पड़ेगा। यानी एक अच्छा, एक आदर्श, एक सुनियोजित निबंध लिखकर मुझे उन दोनों को बताना पड़ेगा कि निबंध कैसे लिखा जाता है। क्योंकि आप जानते हैं परीक्षाओं में निबंध आते रहते हैं, और निबंध ही एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें हम अपने
स्वयं के विचारों को अभिव्यक्त करते हैं खुले मन से। तो लेखक कहता है कि मैं ऐसा निबंध लिखना चाहता हूं ताकि वो पढ़ें और मैं उन्हें तब फिर बताऊं कि अच्छा निबंध, आदर्शवादी निबंध कैसा लिखा जाता है। तो उनके लिए मुझे विषय भी तैयार करना है और उनको समझाना भी है उस निबंध के माध्यम से, लेकिन लिखने के बाद। लेकिन पहले मैं लिखूं तो इसी बात पर वो रुके हुए हैं। अब आगे वो क्या कहते हैं, दूर के ढोल सुहावन होते हैं, दूर के ढोल सुहावन होते हैं, पर क्या वे इतने सुहावने होते हैं कि उन पर 5 पेज लिखा जा सके। पहले तो ये समझिए कि दूर के ढोल सुहावन होते हैं। अब दूर के ढोल सुहावन होने का मतलब क्या है, यह एक लोकोक्ति है कि दूर के ढोल सुहावन होते हैं, यानी दूर बज रही हुई कोई ध्वनि हमें बड़ी ही मधुर लगती है, भले ही वह जहां बज रही है वहां के लोगों के कानों के पर्दे फाड़ रही हो, लोगों को नीरस लग रही हो, उससे हमसे मतलब नहीं होता। हम दूर से कोई ध्वनि सुनते हैं तो हमको बड़ा आनंदित होता है। इसी को कहते हैं दूर के ढोल सुहावन होते हैं। यानी सपने बड़े सुहावन होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन जब वो यथार्थ की भूमि पर उनको उतारना होता है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो क्या वो दूर के ढोल इतने सुहावन होते हैं कि मैं उन पर 5 पेज का निबंध लिख दूं? इनमें क्या ऐसी बात होगी कि मैं 5 पेज का निबंध लिख दूं? इसी प्रकार समाज सुधार की चर्चा अनादि यानी प्राचीन काल से लेकर आज तक होती आ रही है और जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वानों में भी विरोध है। अब दूसरा विषय है समाज सुधार। अब अगर मैं समाज सुधार पर भी लिखना चाहता हूं तो आज से लेकर पूरे प्राचीन काल तक पता नहीं कितने विद्वानों ने इस पर काम किया, इस पर लिखा, तो क्या मैं भी उनके जैसा लिख सकता हूं? क्योंकि उन सभी के विचार जो आपस में रहे, एक दूसरे के विरोधी रहे, एक दूसरे से अलग रहे। तो दोनों के विचार, सभी के विचार एक दूसरे से भिन्न रहे, तो क्या मैं सभी विचारों को समाहित करके कोई एक विचार पर आ सकता हूं? क्या समाज सुधार का विषय उसको मैं 5 पेज में कैसे लिख दूं? अब कितने जमाने से लेके आज तक कितने सिद्धांत दिए गए समाज सुधार के, अब उन्हें मैं 5 पेज में कैसे लिखूं? यह समस्या। तो यहां पर देखिए 5 पेज की समस्या है दोनों जगहों पर। तो अब लेकिन लिखना दोनों पर है। मैंने सोचा कि सबसे पहले निबंध शास्त्र के आचार्यों की सम्मति जान। सम्मति माने उनकी बुद्धिमत्ता, उनका ज्ञान, उनकी बातें, कि वे क्या कहते हैं कि निबंध शास्त्र, यानी निबंध शास्त्र का मतलब निबंध लिखने का नियम क्या होता है, ऐसे नियमों को जिन विद्वानों ने बनाया है पहले मैं उनकी जानकारी ले लेता हूं कि निबंध की शुरुआत होती कैसे है, लिखा कैसे जाता है। पहले यह तो समझ लूं कि आदर्श निबंध है क्या। अब मैं चाहता हूं कि मैं दूर के ढोल सुहावन और समाज सुधार दोनों पर एक आदर्शवादी निबंध लिखूं, लेकिन आदर्शवादी निबंध होता क्या है, इस नियम का पालन मुझे निबंध शास्त्र से मिलेगा, मैं वहां से प्राप्त करूंगा। तो पहले मैं उसे जान लूं क्या है और वह कैसे लिखा जाता है, तब फिर मैं भविष्य की चिंता करूंगा। पहले मैं आदर्शवादी निबंध के नियम जान लूं, फिर निबंध लिखूंगा, फिर बाद में देखा जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा। तो बाद की चिंता बाद पर छोड़ेंगे। इसलिए मैंने निबंध शास्त्र के कई आचार्यों की रचनाएं देखी और इस तरह मैंने क्या किया, यानी लेखक कह रहा है कि मैंने निबंध लिखने के पहले निबंध शास्त्र से संबंधित जितने भी नियम थे, बहुत सारे नियम थे अलग अलग आचार्यों के, तो उन आचार्यों का नियम मैंने पढ़ा, मैंने जाना, मैंने देखा, तो सारी जानकारी मैंने प्राप्त की। आगे क्या कहते हैं, हाँ इसके अलावा ये तो हो गया। अब दूर के ढोल सुहावन होते हैं, इस पर आपके लिए प्रश्न भी आता है, तो इसका अर्थ भी पूछता है और इससे संबंधित प्रश्न भी आते हैं। तो सबसे पहले आप ये करेंगे कि व्याख्याएं आपको बताई जा रही हैं, तो अगर संदर्भ की बात करेंगे तो प्रस्तुत गद्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित क्या लिखूं नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। प्रसंग में उन्होंने निबंध के बारे में कैसे क्या जानकारी प्राप्त करना है इसकी बात कही है।
उसके अलावा अगर काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो भाषा खड़ी बोली सीधी सी बात हो जाएगी, साहित्यिक खड़ी बोली, और इसमें ज्यादा कुछ विवरणात्मक शैली है, इन्होंने विवेचनात्मक व्याख्यात्मक शैली का उपयोग किया है, तो ऐसी चीजें इन्होंने यहाँ पर उपयोग की है। तो काव्यगत सौंदर्य में बहुत सारी चीजें आपको जाननी नहीं, केवल ये जान लेना है मुख्य रूप से कि उसमें कहा क्या गया है। तो एक विद्वान का कथन है कि निबंध छोटा होना चाहिए। अब जब पुन्नालाल जी ने निबंध शास्त्रों का अध्ययन किया, अलग अलग विद्वानों के विचार जाने, तो उन्होंने एक जगह पढ़ा कि लिखा हुआ था निबंध कैसा होना चाहिए, निबंध छोटा होना चाहिए। पहला नियम इन्होंने माना कि निबंध छोटा होना चाहिए। छोटा निबंध बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। यानी खूब बड़ा लंबा चौड़ा निबंध लिख देने से सार्थकता सिद्ध नहीं हो जाती। एक छोटा सा निबंध बड़े निबंध को भी परास्त कर सकता है। तो निबंध सबसे पहले छोटा होना चाहिए, उतने में ही बात समझ में आ जाएगी, तो बड़ा नहीं लिखना, क्योंकि बड़े निबंध में रचना की सुंदरता नहीं बनी रह सकती। अब काफी देर तक हम लिखते रहे, खूब लंबा निबंध लिखते जाए, तो उसमें जो लिखावट होती है, जो लिखने की क्षमता होती है, वो प्रभावित होती है, तो हमारी लेखनी में थोड़ा फर्क आ जाता है। इसलिए निबंध छोटा होना चाहिए, न कि बड़ा। अगला, इस कथन को मान लेने में ही मेरा लाभ है। अब ये बात तो मेरे लिए एकदम सटीक है। लेखक कह रहा है कि ये बात मेरे लिए बिल्कुल सही है कि छोटा सा निबंध होगा तो दोनों का निबंध फटाफट मैं लिख लूंगा, तो ये बात मेरे पक्ष में है, मेरे लिए अच्छी है। दोनों का काम है, मुझे छोटा ही निबंध लिखना है, बड़ा नहीं। तो छोटे छोटे विषय हैं और मुझे छोटा छोटा निबंध लिखना है, तो मुझे कम समय भी लगेगा। पर लिखो कैसे? समस्या यह है कि लिखो कैसे, यानी प्रारंभ कैसे किया जाए, निबंध का प्रारंभन कैसे किया जाए, आरंभन कैसे किया जाए, ये बड़ी समस्या है। निबंध शास्त्र के उन्हीं आचार्य महोदय का कथन है कि निबंध के दो प्रधान अंग हैं। अब दूसरा नियम क्या है? पहला नियम तो यह हो गया कि निबंध छोटा होना चाहिए। अब दूसरा नियम यह है कि जब हम कोई भी निबंध लिखते हैं तो उसके दो अंग होते हैं। क्या अंग होते हैं? सामग्री और शैली। तो पहले तो मुझे सामग्री एकत्र करनी होगी। अब सामग्री एकत्र करने में क्या है? विचार समूह संचित करना होगा। इसके लिए मुझे मनन करना चाहिए। अब जिस चीज पर मुझे निबंध लिखना है, उस चीज से संबंधित भाव, विचार, ज्ञान, क्षमता, बुद्धि मेरे अंदर होनी चाहिए। मेरे अंदर वो बातें पहले मैं लाऊं, तब ना लिखूंगा। मैं उन चीजों को सोचूं, समझूं, परखूं, तब ना मैं लिखूंगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मनन करना पड़ेगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा, मौन वाचन करना पड़ेगा कि मुझे इस चीज को लिखना है तो पहले मेरे अंदर कैसे विचार आने चाहिए। तो पहले तो मुझे मनन चिंतन करना चाहिए। अब इसके बाद क्या कहते हैं? सच तो यह है कि जिस विषय का अच्छा अध्ययन किया है उसके मस्तिष्क में उस विषय के विचार आते हैं। कहने का मतलब कि मैंने जिस विषय का अध्ययन किया उस विषय से संबंधित विचार मेरे मन में आते रहते हैं और वो अच्छे विचार आते रहते हैं। तो फिर पर कौन जानता था कि दूर के ढोल सुहावने पर भी निबंध लिखने की आवश्यकता होगी। आज तक तो मैंने ऐसे किसी टॉपिक पे निबंध लिखा नहीं, लेकिन मुझे एकाएक अब दूर के ढोल सुहावन होते हैं इस पर निबंध लिखने के लिए आ गया। अब मैं तो ये कभी लिखा नहीं था, तो मेरे अंदर ऐसे कोई विचार थे नहीं। तो अब मैं अपने विचारों के एकदम अलग मैं यहाँ पे निबंध लिखने का प्रयास करूंगा, और जिसके लिए मुझे पहले विचार मेरे अंदर आने चाहिए। तो ये आवश्यकता मेरे लिए महसूस हो रही है कि दूर के ढोल सुहावन होते हैं, इस पर भी निबंध लिखना पड़ सकता है। ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। यदि यह बात पहले ज्ञात होती तो पुस्तकालय में जाकर इस विषय का अनुसंधान कर लेता। अब कोई जानता तो है नहीं कि परीक्षा में किस विषय पर निबंध लिखने के लिए आ जाएगा, या कोई हमें कौन सा टॉपिक दे देगा निबंध लिखने के लिए, इसके बारे में तो पहले कोई जानकारी होती नहीं है। तो वही लेखक कह रहा है कि अगर मुझे ये पता होता कि दूर के ढोल सुहावन होते हैं,
इस पर निबंध लिखना है, तो मैं लाइब्रेरी पुस्तकालय में जाता और इससे संबंधित जितने भी विचार हैं उनका अध्ययन कर लेता, तो मेरे लिए इसको लिखना आसान हो जाता। पर अब समय नहीं, पर मैं अब पुस्तकालय नहीं जा सकता, मुझे तो यहीं बैठकर 2 घंटे में 2 निबंध तैयार करने होंगे, क्योंकि 2 विषय हैं, एक तो दूर के ढोल सुहावन और एक दूसरा समाज सुधार, नमिता अमिता का। तो 2 निबंध लिखने हैं और 2 घंटे में दोनों तैयार करने हैं। तो अब मुझे पुस्तकालय जाने के लिए मेरे पास समय नहीं है, तो जल्द से जल्द मुझे निबंध तैयार करना है। यहाँ ना तो विश्वकोश है, यानी कोई डिक्शनरी भी नहीं है, तो मैं क्या करूं, और न कोई ऐसा ग्रंथ है जिनमें इन विषयों की सामग्री उपलब्ध हो सके, यानी मेरे पास जो भी पुस्तकें हैं उसमें कोई ऐसी चीजें नहीं है जो इन चीजों को पूरी कर सके। तो मेरे पास कोई साधन भी नहीं, कोई सामग्री भी नहीं। अब तो मुझे अपने ही ज्ञान पर विश्वास कर लिखना होगा, यानी इन 2 विषयों पर अब अगर मुझे लिखना है तो अपने ही ज्ञान के बल पे, अपने ही चिंतन के बल पे मुझे इन चीजों को लिखना पड़ेगा। तो अब मैं दिक्कत में हूं कि मैं कैसे लिखूंगा। अब दिया है कि विज्ञों का कथन है कि निबंध लिखने के पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। तीसरा नियम अब समझिए, निबंध लिखने का तीसरा नियम क्या है कि निबंध लिखने से पहले हमें एक रूपरेखा, एक प्रारूप तैयार कर लेना चाहिए कि कैसे कैसे हम निबंध टॉपिक वाइज या शीर्षक डालकर लिखेंगे, तो इसकी एक रूपरेखा तैयार करनी होगी। अतएव सबसे पहले मुझे दूर के ढोल सुहावन होने की रूपरेखा बनानी है। तो मुझे रूपरेखा बनानी है कि पहले मैं कैसे शुरू करूंगा, क्या क्या चीजें बनाऊंगा। मैं सोच ही नहीं सकता कि इस विषय की कैसी रूपरेखा है। अब मैंने कभी इस विषय पर कुछ लिखा नहीं, कुछ जाना नहीं, तो अब मुझे पता भी नहीं है कि इस विषय पर लिखने के लिए मुझे कैसी रूपरेखा तैयार करनी है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। अब जब नहीं है तो निबंध लिख लेने के बाद मैं उसका सारांश कुछ ही वाक्यों में भले ही लिख दूं, पर निबंध लिखने के पहले उसका सार 10-5 शब्दों में कैसे लिखा जाए। मतलब कहने का साफ है कि निबंध मैंने पूरा लिखा, चाहे छोटा या बड़ा या छोटा ही लिखा, मैंने छोटा सा निबंध लिखा। अब उस निबंध को छोटा लिखने के बाद फिर मैं उसका छोटा सारांश भी लिख सकता हूं, क्योंकि सारी चीजें मुझे पता हो जाएंगी। लेकिन अब समस्या यह है कि निबंध लिखने से पहले जो चीज मुझे लिखनी है उसका 10-5 शब्दों में एक संक्षिप्तीकरण मुझे रूपरेखा में लिखना है। तो अब ये कैसे होगा? पहले तो मैं निबंध पूरा भी नहीं किया, अभी मुझे लिखना भी नहीं है, लेकिन उससे पहले मुझे रूपरेखा में उस निबंध को 10-5 शब्दों में व्यक्त कर देना है। तो मैं क्या करूं, मैं कैसे लिखूं? क्या सचमुच हिंदी के सब विज्ञ लेखक पहले से अपने अपने निबंधों के लिए रूपरेखा तैयार कर लेते हैं? यानी जो भी विद्वान है, जो भी जानकार है, क्या वे लोग जब कोई निबंध लिखते हैं तो उस निबंध से संबंधित जानकारी पहले ही तैयार करके रख लेते हैं या उसकी रूपरेखा तैयार कर लेते हैं? एजी गार्डनर को तो अपने लेखों का शीर्षक बनाने में ही सबसे अधिक कठिनाई होती है। यानी इंग्लिश जो निबंधकार है, एजी गार्डनर की बात है कि उनको निबंध लिखने से पहले जो भी रूपरेखा में लिखना होता है वो पहले से तैयार रखते हैं, लेकिन इसमें कठिनाई होती है उनको। उन्होंने लिखा है कि मैं लेख लिखता हूं और शीर्षक देने का भार मैं अपने मित्र पर छोड़ देता हूं। यानी गार्डनर साहब कहते हैं कि वो निबंध तो लिख देते हैं, लेकिन अब वो निबंध का शीर्षक क्या होना चाहिए, नाम क्या होना चाहिए, ये बात वो अपने मित्र के कंधे पर छोड़ देते कि भाई तुम देखो, इस निबंध को पढ़ो, जानो, समझो कि इसका शीर्षक क्या हो सकता है, इसका नाम क्या हो सकता है, अब तुम समझो, मैं इसका शीर्षक नहीं बना सकता। उन्होंने यह भी लिखा है कि शेक्सपियर को भी नाटक लिखने में उतनी कठिनाई नहीं हुई होगी जितनी कठिनाई नाटकों के नामकरण में हुई होगी। यानी लिखना तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखने के बाद उस चीज को एक नाम में बताना जो कि उस संपूर्ण निबंध या नाटक का अर्थ आपको एक ही शब्द में समझा दे, ऐसा शब्द चुनना बड़ा ही कठिन होता है। तो चाहे वो गार्डनर हो और चाहे वो विलियम शेक्सपियर हो, इन सभी लोगों को
लिखने के बाद उसको एक शब्द में व्यक्त करने के लिए जो शब्द चुनना पड़ता था वो बड़ी कठिनाई वाली होती थी कि एक शब्द ऐसा कौन सा चुना जाए कि उस पूरे निबंध को वो बता सके। तो सबको यहां पे परेशानी होती है। लिखने को तो कुछ भी कोई भी लिख देगा, लेकिन उसको शीर्षक देना बड़ा कठिन होता है। जितनी कठिनाई नाटकों के नामकरण में हुई होगी, तभी तो घबराकर नाम न रख सकने के कारण उन्होंने अपने एक नाटक का नाम रखा जैसा तुम चाहो। यानी वो कहते हैं शेक्सपियर साहब को कि शेक्सपियर साहब ने बहुत सारे नाटक लिखे। आप जानते हैं विलियम शेक्सपियर का इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही बड़ा नाम है। उनको कौन, जो भी इंग्लिश पढ़ते हैं वो विलियम शेक्सपियर के बारे में अवश्य जानते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे, लेकिन जब उन्होंने नाटक लिखे, कुछ ऐसे भी नाटक लिखे जिनका शीर्षक उनको नहीं आ रहा था, नाम नहीं आ रहा था। तो उन्होंने एक नाटक का नाम लिख दिया तुम जैसा चाहो, एज यू विश। उन्होंने उस नाटक का नाम रख दिया। इसलिए मुझसे तो यह रूपरेखा तैयार न होगी। इसलिए मैं नाटक क्या निबंध लिखने से पहले कोई रूपरेखा बना सकूं, ऐसा मुझ में ऐसी क्षमता नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आगे क्या कहते हैं, आज मुझे शैली निश्चित करनी है। अब पहली बात तो सामग्री की थी, वो हो गया। तीसरा नियम चल रहा है। पहली बात तो शैली की हो गई, सॉरी सामग्री की हो गई, और दूसरी बात अब है शैली। अब शैली क्या है, निश्चित करनी पड़ेगी कि किस शैली में लिखूंगा। आचार्य महोदय का कथन है कि भाषा में प्रवाह होना चाहिए, यानी भाषा चलती फिरती रहनी चाहिए, उसमें द्रुहता या रुकावट नहीं होनी चाहिए। भाषाओं का प्रवाह होना चाहिए, जैसे नदी में पानी का प्रवाह होता रहता है, वैसे शब्दों का प्रवाह होता रहना चाहिए। शब्दों का दोहराव न हो, सरल लगे पढ़ने में, अच्छा लगे। इसके लिए वाक्य छोटे छोटे हो पर एक दूसरे से संबंध हो। अब प्रवाह होने का मतलब यह है कि वाक्य जो भी लिखे जाए वो कैसे हो, छोटे छोटे और एक दूसरे से संबंधित हो। छोटे भी हो और एक दूसरे से संबंधित हो, तभी तो अच्छा है। यह तो बिल्कुल ठीक है, मान लेते हैं हम इतना तो कर सकते हैं, इतना नियम सही है कि वाक्य छोटे हो और एक दूसरे से संबंधित हो, यह मेरे लिए बिल्कुल सही है। मैं छोटे छोटे वाक्य अच्छी तरह लिख सकता हूं, ये नियम मेरे हिसाब से सही है। पर मैं हूं मास्टर। अब पुन्नालाल जी कहते हैं कि मैं हूं मास्टर। अब मास्टर हूं तो क्या कहीं नमिता और अमिता यह न समझ बैठे कि यह निबंध बहुत छोटी मोटी अक्ल वालों के लिए लिख रहा हूं। यानी अगर मैं छोटा निबंध लिख देता हूं, छोटे छोटे वाक्यों का निबंध लिख देता हूं, तो मैं हूं मास्टर। कहीं इन लोगों को ये ना लिखे, ये ना लगे कि ये मोटी अक्ल वाले थे, इनको कम आता जाता था, इसलिए इन्होंने निबंध को कम ही शब्दों में निपटा दिया है। तो ऐसा उनके भाव मन में मेरे लिए विचार न आए। अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए, अपना गौरव स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि वाक्य कम से कम आधे पृष्ठ में तो समाप्त हो, यानी आधे पेज की बात कही है। अब वो कहते हैं कि अगर मुझे अपनी गरिमा बनाए रखनी है, अपनी प्रतिष्ठा, अपना अध्यापकपन बनाए रखना है, तो मुझे यह आवश्यक होगा कि कम से कम मैं उस निबंध को आधा पेज तक लिख लूं, आधा पृष्ठ तक लिख लूं। बाणभट्ट ने कादंबरी में ऐसे ही वाक्य लिखे हैं। अब वो एक उदाहरण देकर समझाते हैं कि एक महाकवि है बाणभट्ट, और बाणभट्ट ने लिखी थी कादंबरी। तो कादंबरी जब नाटक उन्होंने लिखा तो छोटे छोटे वाक्य बनाए, छोटे छोटे वाक्यों में उन्होंने पूरे नाटक को लिखा। वाक्यों में कुछ अस्पष्टता भी चाहिए, यानी कुछ ऐसे शब्द जो कि क्लियर ना हो, जिनके बारे में सही से बताया न जा सके, अस्पष्ट ना हो, ऐसे भी शब्द, ऐसे भी वाक्य होने चाहिए, क्योंकि यह अस्पष्टता या दुर्बोधता गांभीर्य ला देती है। यानी जिन शब्दों का अर्थ अगर पता न चले तो पढ़ने वाला व्यक्ति यह सोचेगा कि ये जिसने भी लिखा है बड़ा ही गंभीर व्यक्ति था, बड़ा ही विद्वान व्यक्ति था, इसने कठिन जगह जगह कठिन शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो कहने का मतलब कि मेरी विद्वता उन लोगों के सामने बनी रह जाएगी। इसलिए संस्कृत के प्रसिद्ध कवि श्री हर्ष ने जानबूझकर अपने काव्य में ऐसी गुत्थियां डाल दी हैं जो अज्ञों से न सुलझ सके। यानी उन्होंने
जो श्री हर्ष है, इन्होंने भी बहुत सारे संस्कृत के नाटक लिखे हैं। तो श्री हर्ष ने अपने नाटकों में जगह जगह ऐसे शब्द रख दिए हैं जो कि ऐसे ऐसे शब्दों की गुत्थियां, पहेलियां रख दी हैं कि मूर्खों से या कम ज्ञानी लोगों से उन चीजों के बारे में पता नहीं चल पाता है, वो उनका मतलब नहीं समझ पाते हैं। और सेनापति ने भी कविता मूढ़ों के लिए दुर्बोध कर दी। मूढ़ यानी मूर्ख, यानी सेनापति की भी कविता मूर्ख लोगों के विषय के लिए नहीं है, उनको तनिक भी समझ में नहीं आएंगी, तो उनके सामने इन लोगों की विद्वता बनी रहेगी। तभी तो अलंकारों, मुहावरों, लोकोक्तियों का समावेश भी निबंधों के लिए आवश्यक बताया जाता है कि जब आप निबंध लिखें तो उस निबंध में आप मुहावरे, लोकोक्ति, ये सारी चीजें भी समाहित करते रहें ताकि आपकी गरिमा, आपकी विद्वता बनी रहे। तब क्या किया जाए? अब पुन्नालाल जी फिर वही बात पर आकर अटक जाते हैं कि अब हम करें तो क्या करें, कि कैसे शुरू करें, कौन सा नियम पहले लगाएं, क्या करें कि चीजें सही ढंग से हो जाए। हाँ तो चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अगली स्लाइड में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंग्रेजी के निबंधकारों ने एक दूसरी पद्धति को अपनाया है। उनके निबंध इन आचारों की कसौटी पर भले ही खरे सिद्ध ना हो, पर अंग्रेजी साहित्य में उनका मान अवश्य है। यानी अगर भाषागत विशेषताओं की बात करें निबंध लिखने की, तो जो अंग्रेजी साहित्यकार है उनके नियम कानून हम हिंदी साहित्यकारों के नियम कानून से थोड़े अलग हैं। उनके यहाँ उनके नियम उनके निबंधों पर सर्वथा सही बैठते हैं और हमारे यहाँ हमारे वाली चीजें। उस पद्धति के जन्मदाता मॉन्टेन समझे जाते हैं। एक अंग्रेजी निबंधकार है मॉन्टेन, उन्होंने निबंध के कुछ नियम बनाए हैं। तो उनके नियम अंग्रेजी साहित्यकारों के निबंध पर पूर्णतः लागू होते हैं। उन्होंने स्वयं कुछ देखा, सुना और अनुभव किया, यानी हर प्रकार की चीजों को उन्होंने अपने में अवलोकन किया, चिंतन किया, मनन किया, उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया, अर्थात लिख दिया, और जैसा उन्होंने लिख दिया उसी रीति के अनुसार अंग्रेजी साहित्यकार अपने निबंध को लिखने लगे। ऐसे निबंधों की संख्या बड़ी विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं, यानी वो मन के विचारों द्वारा उत्पादित हुए विचारों से लिखी गई हैं, तो वह स्वतंत्र स्वच्छंद रचनाएं हैं। उनमें न कवि की उदात्त कल्पना रहती है और न आख्यायिका लेखक की सूक्ष्म दृष्टि और न विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना। यानी सादा सरल भाषा में उनके निबंध लिखे होते हैं, बहुत ज्यादा उनमें शब्दों में दुर्हुता नहीं होती, सरल शब्द होते हैं और गंभीरतापूर्ण तर्क के साथ उसमें उपस्थित होने के कारण वो बड़ी आसानी से सभी को समझ में आ जाते हैं। उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, यानी जो लेखक स्वयं के जीवन में अनुभव किया रहता है ये उसके जीवन से संबंधित रहती है, तो आम जन भी उन चीजों को समझ लेता है। उनमें उसके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, यानी हर प्रकार से वो अच्छी चीजें उसमें रखते हैं। उनमें उसका उल्लास रहता है, खुशी आनंद होता है। ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें न ज्ञान की गरिमा रहती है और न कल्पना की महिमा, जिसमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं। कहने का मतलब सीधा सा है कि जो भी चीजें लिखी जाती हैं उसमें पढ़ना लिखना या कवियों के नियम कानून को समझना अनिवार्य नहीं होता। जो मन के भाव अपने आप मन से उत्पन्न होते हैं उन्हीं चीजों को वे साहित्यकार लिपिबद्ध कर देते हैं, जिस कारण से वो निबंध आम जन को बड़ी ही सरल भाषा में समझ में आ जाते हैं और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं। तब इसी पद्धति का अनुसरण कर मैं भी क्यों ना निबंध लिखूं, पर मुझे तो 2 निबंध लिखने होंगे। अब लेखक की बात करें तो लेखक यहाँ पे कहता है कि मैं उनके नियमों को मानकर अगर निबंध लिखना शुरू भी करता हूं, मैं सरल निबंध लिखूंगा, सरल शब्दों में लिखूंगा, आसान भाषा में लिखूंगा, कोई नियम कानून अलग से पढ़ लिख कर
नहीं बनाऊंगा, लेकिन समस्या यह है कि मुझे उसी रीति पर दो निबंध लिखने हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एक निबंध है दूर के ढोल सुहावने होते हैं और दूसरा है समाज सुधार पर। तो अब दोनों पे इनको लिखना है और बहुत ही सरल भाषा में लिखना है। मुझे अमीर खुसरो की एक कहानी याद आई। तो लेखक आगे कहता है कि मैंने विचार जब किया तो मुझे विचार में कुछ समय बाद हमारे जो आदिकाल के साहित्यकार अमीर खुसरो जी थे, उनकी एक कहानी याद आ गई। क्या? एक बार प्यास लगने पर वे एक कुएं के पास पहुंचे। सीधी सी कहानी, इसको पहले सुनिए। वहां 4 औरतें पानी भर रही थी। पानी मांगने पर पहले उनमें से एक ने खीर पर कविता सुनने की इच्छा प्रकट की, दूसरे ने चरखे पर, तीसरे ने कुत्ते पर और चौथे ने ढोल पर। यानी वो जाते हैं, उनको प्यास लगी होती है और जब वो पानी मांगते हैं तो वो स्त्रियां कहती हैं कि हमें 4 अलग अलग वस्तुओं पर आप हमें एक कविता सुनाइए। तो एक बोलती है कि मुझे खीर पर सुना दीजिए, एक बोलती है चरखे पर, एक बोलती है कुत्ते पर और चौथी बोलती है ढोल पर। अब अमीर खुसरो इतने प्रतिभाशाली, इतने प्रतिभावान कवि लेखक थे और पहेलियों के जन्मदाता थे कि उन्होंने उन चारों के शब्दों को एक ही पंक्ति में पिरो दिया और एक अच्छी सी पहेली उनको सुनाई। अमीर खुसरो प्रतिभावान थे, जैसा हमने आपको बताया। उन्होंने एक ही पद्य में चारों की इच्छाओं की पूर्ति कर दी। उन्होंने कहा, तो खीर पकाई जतन से, ये पहला खीर हो गया। चरखा दिया चलाए, दूसरा चरखा हो गया। आया कुत्ता खा गया, तीसरा कुत्ता हो गया। तू बैठी ढोल बजा, और चौथा ढोल हो गया। इस प्रकार उन्होंने एक ही पंक्ति में उन चारों शब्दों को रखकर उन चारों लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण कर दिया, उनकी बातों को पूरा कर दिया जो वो सुनना चाहती थी। अब आगे, मुझमें खुसरो की प्रतिभा नहीं है। अब लेखक अपने आप को यहाँ पे रेखांकित करता है और कहता है कि उन्होंने जो प्रतिभा दिखाई और जो कविता लिखी, वैसी प्रतिभा मेरे अंदर तो नहीं है, पर उनकी इस पद्धति को स्वीकार करने से मेरी कठिनाई आधी रह जाती है कि दोनों के विषयों को एक साथ समायोजित करके अगर मैं 2 प्रकार के अलग अलग निबंध लिख दूं तो दोनों के काम बन जाएंगे। तो इनकी कविता से मेरी जो निबंध लिखने की कठिनाई है उसका अंत हो जाता है, थोड़ी आधी समस्या हो जाती है। मैं भी एक निबंध लिखने में इन दोनों विषयों का समावेश कर दूंगा, यानी लिखूंगा मैं एक ही निबंध, लेकिन उसमें जो भाव होंगे, उसमें जो विचार होंगे, वो दोनों निबंधों के होंगे। एक ही ढेले से 2 चिड़िया मार लूंगा, यानी एक पंथ 2 काज। एक ही ढेले से 2 चिड़िया मारने का मतलब कि मैं लिखूंगा तो एक ही निबंध, लेकिन उस निबंध में दोनों विषय मिले हुए होंगे, एक साथ होंगे, सम्मिलित रूप से होंगे, तो आसानी हो जाएगी, मुझे अलग अलग नहीं लिखना पड़ेगा। तो पहला विषय क्या है? दूर के ढोल सुहावने होते हैं। अब इसका मतलब समझिए, क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। सामान्य सा अर्थ है कि दूर के ढोल सुहावन होने का अर्थ यही है कि जब हम किसी दूर से किसी ध्वनि को सुनते हैं, किसी गीत को सुनते हैं, तो हमें बड़ा ही आनंदित लगता है, हमें बड़ा ही अच्छा लगता है। भले ही वह जहां पे बज रहा होता है उनके यहाँ या उन लोगों को भले ही वो नुकसान कर रहा हो, उनके कान के पर्दे फाड़ रहा हो, लेकिन वो उनकी समस्या होती है। लेकिन दूर बैठकर जब हम सुनते हैं तो हमको सब अच्छा ही अच्छा लगता है। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं। जो हमने बात आपको अभी बताई कि आप दूर बैठे हैं, आप कहीं भी दूर बैठे हैं और आपके कानों में कहीं से कोई ध्वनि आ रही है तो वो आपको अच्छी लग रही है, लेकिन क्या पता कि वो जहां बज रही है वहां के लोगों के लिए वो नुकसानदेह हो रही हो। तो इसी को कहा जाता है कि दूर के ढोल सुहावन होते हैं।
ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में किसी के विवाह उत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। अब वहां पर तो लोगों के कान फट रहे हैं, कान के पर्दे फट रहे हैं, लेकिन आप दूर बैठे जब उसको सुन रहे हैं तो आप गीत सुनकर यह अंदाजा लगा रहे हैं कि ऐसा गीत बज रहा है तो हो सकता है किसी का विवाह शादी चल रहा होगा, इसलिए ऐसा गीत बज रहा है, चल रहा है। तुरंत हमारे मन में वो विवाह वाला चित्रण प्रस्तुत हो जाता है। कोलाहल से पूर्ण घर के एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशीला नववधू की कल्पना वह अपने मन में कर लेता है। मतलब जब वो गीत सुनता है तो उस गीत के माध्यम से वह इतना भी कल्पना कर लेता है कि लगता है ऐसा गीत बज रहा है तो इसमें ये हो रहा होगा, इस समय ये हो रहा होगा, या फिर विदाई के गीत बज रहे हो तो उसको तुरंत पता चल जाता है कि अभी विदाई हो रही है, तो जो लड़की है वो अपने मायके से ससुराल में जा रही है। उसी गीत को सुनकर जैसा गीत बजता है हम वैसी कल्पना अपने मन में कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि उस समय उस घर में क्या चल रहा होता है। उस नववधू के प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका और विषाद से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देते हैं। भले ही वह युवती, वह लड़की उस समय भले ही प्रेम में पड़ी हो, उल्लास में हो, कुछ संकोच भी हो क्योंकि वो अब नए घर जा रही है, कुछ आशंकाएं भी मन में है, कुछ दुख है क्योंकि लोगों से, अपने लोगों से, माता पिता से बिछुड़ रही है, ये सारी चीजें उसके मन में चल रही होती हैं। लेकिन फिर भी जो ढोल बज रहे होते हैं, जो गीत बज रहे होते हैं, उनकी तेज ध्वनि में ये सारे विचार समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उसके साथ आनंद का कलरव, यानी बहुत सारे लोग नाच गा रहे होते हैं, उत्सव मना रहे होते हैं। उत्सव व प्रमोद और प्रेम का संगीत, ये तीनों मिले रहते हैं, यानी लोग आए रहते हैं, लोग नाच गा रहे होते हैं, लोग एक दूसरे से मिलजुल रहे होते हैं, लोग एक दूसरे का ख्याल रख रहे होते हैं। तो वहां पर कलरव भी है, यानी शोरगुल भी है। वो भी शोरगुल कैसा? आनंद वाला शोरगुल। उत्सव है, विवाह एक उत्सव है। प्रमोद यानी मनोरंजन लोगों का चल रहा है, लोगों को अच्छा लग रहा है। और प्रेम का संगीत, लोग एक दूसरे से गले में हाथ में हाथ, गले में गला डालकर नाच नृत्य कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें इन जो मिली होती हैं, तो इन सब के सहयोग से अगर कुछ दुख भी होता है उस समय तो वो भी समाप्त हो जाता है। तभी उसकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु नहीं प्रतीत होती। अब इस परिस्थिति में उसमें बाजा या गीत तेज बज रहे भी होते हैं तो लोग उसको एक थोड़ा इग्नोर कर जाते हैं, दरकिनार कर जाते हैं, चलो भाई कुछ ही समय के लिए बजेगा, फिर तो बाद में शांत हो जाए। दूरस्थ लोगों के लिए तो वह अत्यंत मधुर बन जाती है। भले नजदीक वालों के लिए वो कर्कश हो, वो उसको सहन कर ले रहे हो, लेकिन दूर वाले के लिए तो वो एक मधुर संगीत के समान ही समान रूप से बज रहा होता है। तो उनके लिए वह बढ़िया होता है, वह उनके लिए अच्छा होता है। जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर है, यानी जीवन की कठिनाइयों से जो युवक, जो युवा दूर है, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक लगता है। यानी उन्हें लगता है कि संसार बड़ा ही सुंदर है, मन को मोह लेने वाला है और लोग हमको चाहने वाले हैं, उसके विचार में ऐसा चलता है। जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुण अवस्था से दूर हट आए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। अब एक तरुण की बात हुई, अब एक वृद्ध की बात। अब वृद्ध व्यक्ति क्या है, उसके सुखद का पल उसकी बाल्यावस्था रही होगी, उसके अतीत के, उसके बिताए हुए पुराने समय रहे होंगे, वो उसके लिए सुखद है। और युवक के लिए उसका जो उस समय की अवस्था है वो सुखद होता है। तो वह अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है वृद्ध के लिए। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। कौन? वृद्ध व्यक्ति जो होता है वो बीते हुए समय को ही याद करता रहता है, क्योंकि अब उसका जीवन शेष रहा होता है, तो वो बीते हुए समय को याद करके ही आनंदित होता है। तरुणों के लिए एक जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत, यानी जो युवक होते हैं, जो किशोर होते हैं, उनके लिए आने वाला समय बड़ा ही मनमोहक होता है, बड़ा ही उज्जवल, बड़ा ही मंगलकारी होता है। उसी प्रकार से जो वृद्ध होता है
उसके लिए बीता हुआ समय सबसे स्वर्णिम युग होता है, सबसे अच्छा समय होता है। वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है और जिस जिस स्थिति में वो लोग उस समय होते हैं उनको उस स्थिति से कुछ नहीं लेना होता है। जैसे किशोर है तो वो अभी किशोरावस्था में, तो उसकी वह अवस्था उसको अच्छी नहीं लगती है, और जो वृद्ध है उसको उस समय की वृद्धावस्था अच्छी नहीं लगती है। तो दोनों अपने अपने वर्तमान से नाखुश होते हैं। वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं कि जो मेरा बीता हुआ अतीत है, जो मेरा बीता हुआ समय है, अच्छा समय, वो फिर से मेरे सामने आ जाए, मैं फिर से उसे जीने लगूं, तो ये मेरे लिए बढ़िया है। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक। यानी तरुण चाहते हैं कि मेरा जो चल रहा समय होता है, जो भविष्य वाला समय आ रहा होता है, इस समय वाले समय पे वो भविष्य वाला समय आ जाए, और वृद्ध चाहते हैं कि मेरी इस वृद्धावस्था में अतीत का समय आ जाए। तो एक तो क्रांति का समर्थक होता है युवा, तरुण, किशोर, और दूसरा क्या होता है, अतीत का संरक्षक, बीते हुए समय का संरक्षक होता है। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है, यानी वर्तमान को कोई महत्व नहीं मिलता। एक तो होता है कि भूतकाल में ही जी रहा होता है, और एक होता है कि भविष्य काल की कल्पना कर रहा होता है। इन दोनों के चक्कर में जो वर्तमान होता है उसको कोई भी श्रेय नहीं मिलता है, और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। क्योंकि किशोर भी चाहते हैं कि मेरा भविष्य अच्छा रहे, और जो वृद्ध है वो चाहते हैं कि मेरा जो बीता हुआ समय है वो फिर से मेरे इस समय में आ जाए। तो इस कारण से जो वर्तमान काल बचता है वह वर्तमान काल हमेशा सुधार काल के रूप में देखा जाता है। लोग वर्तमान काल को ही बढ़िया बनाना चाहते हैं अपने पुराने समय को लाकर। इसके बाद आगे कहा गया कि मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल ही नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता न हुई हो। चाहे वो प्राचीन से लेके अब तक का समय देख लिया जाए तो कोई भी ऐसा युग, कोई भी ऐसा काल समय नहीं रहा था जब किसी सुधार की आवश्यकता न पड़े, जब सुधार न हुआ हो। जब सुधारों की आवश्यकता न हुई हो तभी तो आज तक कितने ही सुधारक हो गए हैं, पर सुधारों का अंत कब हुआ है? यानी तब से लेके अब तक कितने सुधारक, समाज सुधारक, विद्वान पुरुष हुए और अपने अपने हिसाब से उन्होंने समाज में सुधार करना चाहा, लेकिन सुधार का अंत हुआ ही नहीं। अभी और भी समाज में सुधार करना है, तो अभी सुधार का अंत नहीं हुआ। भारत के इतिहास में बुद्ध देव, महावीर, स्वामी नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी में ही सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती। यानी ये तो कुछ नाम है जो इतिहास में हम जानते हैं, पढ़ते हैं और इनके बारे में समझते हैं। सुधारकों के रूप में इनके कुछ नाम है, लेकिन इनके अलावा और इनसे पहले, इनके बाद भी बहुत सारे समाज सुधारक हुए हैं। तो केवल इन्हीं के नामों तक सीमित रहना हमारे लिए आवश्यक नहीं है। बहुत से सुधारक हैं, तो गणना समाप्त नहीं होती। बहुत सारे समाज सुधारक हैं। सुधारकों का दल नगर नगर, गांव गांव में होता है। यानी आप कहीं भी चले जाएंगे, किसी शहर में चले जाइए या किसी गांव में चले जाइए, आपको कुछ ना कुछ ऐसे व्यक्ति जरूर मिल जाएंगे जो वहां की स्थिति को बढ़िया बनाना चाहते हो, वहां के लोगों के जीवन में सुधार लाना चाहते हो। तो आपको नगर नगर, गांव गांव में समाज सुधारक मिलते रहेंगे। यह सच है कि जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते जाते हैं और नए नए सुधार हो जाते हैं। तो जैसा क्षेत्र होता है, फिर वहां की जैसी जरूरतें होती है, उसी के प्रकार से वहां पर सुधार होता है। तो नए नए क्षेत्र और उसी प्रकार से नए नए सुधार हमारे समाज में आते रहते हैं। न दोषों का अंत है और न सुधारों का, किसी का भी न दोष कभी खत्म होने वाले हैं और न तो कभी उनमें होने वाला सुधार ही खत्म होने वाला है। जो कभी सुधार थे वही आज दोष हो गए हैं। यानी अगर प्राचीन समय की बात करें तो उस समय की जो परिस्थितियां थी, उस समय की चीजें उन लोगों के लिए सही थी।
आज वही चीजें हम लोगों के लिए गलत है। तो सुधार का कोई अंत नहीं और न तो दोषों का अंत है। उन सुधारों का फिर नव सुधार किया जाता है, यानी फिर से उसमें कुछ नए सुधार, कुछ नए बदलाव किए जाते हैं, फिर उसको एक नया नाम दे दिया जाता है। तभी तो यह जीवन गतिशील माना गया है कि हमारा जो जीवन है वो निरंतर चलने का नाम है, गतिशीलता का नाम है, कभी इसमें ठहराव नहीं होना चाहिए। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। अब जैसा कि जानते हैं हिंदी साहित्य में वर्तमान की अगर बात करें तो प्रगतिवाद और प्रयोगवाद इसमें काल चल रहे हैं। तो प्रगतिशील साहित्य का निर्माण चल रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है। अब जो प्रगतिशील साहित्य लिखने वाले हैं वो ये सोचते हैं कि हम जो साहित्य लिख रहे हैं उस साहित्य में हमारे भविष्य का गौरव, हमारे भविष्य का स्वाभिमान सुरक्षित है, शामिल है, निहित है। हम जो लिख रहे हैं वो बहुत सही लिख रहे हैं। पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा। यानी जैसे ही वो रचकर हटेंगे कुछ और लोग आएंगे, उनके ऊपर और रचनाएं करेंगे और इनकी चीजें पुरानी हो जाएंगी, भूतकाल की हो जाएंगी और वो भी समाप्त हो जाएंगी। आज जो तरुण है, उदाहरण समझिए कि आज जो किशोर है, जो युवा है, वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। आज जो युवा भविष्य की कल्पना वर्तमान में करना चाहते हैं, वही जब कल बूढ़े हो जाएंगे, वृद्ध हो जाएंगे, तब अपने बीते हुए समय को यानी अतीत के समय को याद करेंगे, फिर सोचेंगे कि फिर वही वाला पुराना समय हमारे इस वाले समय में आ जाए। उसके उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा। आज जो तरुण है कल वृद्ध होंगे, तो जैसे ही वो वृद्ध होंगे उन वृद्धों के साथ नए तरुण भी आएंगे। तो जीवन बदलता रहेगा, लोगों की अवस्थाएं बदलती रहेंगी, दूसरे दल आते रहेंगे, बदलते रहेंगे और जाते रहेंगे। जो भविष्य का स्वप्न देखेगा, फिर एक नया तरुण दल आएगा जो भविष्य का सपना देखेगा, और फिर एक वृद्धावस्था का समूह होगा जो कि अतीत को देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं, यानी अपने अपने समय के देखे हुए सपने दोनों लोगों के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। और यही बात अंत में आकर लागू हो जाती है कि अंततः दूर के ढोल सुहावन होते हैं, चाहे वो किशोर हो और चाहे वो वृद्ध हो। इसके बाद तो ये रहा आपका अध्याय कक्षा 10 के अंतर्गत क्या लिखूं हिंदी पाठ्य पुस्तक में। आशा करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट जरूर करिएगा, और हमारे इस YouTube चैनल एराइज रैंकर को सब्सक्राइब करके बाकी चीजों के बारे में आप जानते रहें। तो आज की क्लास का हम यहीं पे समापन करते हैं। धन्यवाद।